back to the pulmonary circulation for the oxygenation of the blood. एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के अंदर जो गैस एक्सचेंज हो रहा है, रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंजेस ब्लड और इनहेल्ड एयर के दरमियान हो रहा है, इसीलिए इसे एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कह रहे हैं। जो आप इनहेलेशन कर रहे हैं वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेटरी सरफेस का मतलब है कि रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जो कि सिंपल स्क्वामस सेल से बनी हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये एक एल्वेलाई है और इसके सराउंडिंग में आप देख रहे हैं कैपिलरीज। तो कैपिलरी इज द ओनली वेसल जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। अब इसका लार्ज व्यू ये है, यहाँ पे देख सकते हैं this epithelium, the epithelium of the capillary is respiratory capillary या pulmonary capillary is made up of simple squamous cells, जिसको हम रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कह रहे हैं या रेस्पिरेटरी सरफेस का नाम दे सकते हैं। अब इसमें से ऑक्सीजन मूव करती है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, आपको पता है, बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। क्योंकि लंग्स में अल्वेलाई में जब ऑक्सीजन ज्यादा होती है और जिन सेल्स के पास यहाँ पे कैपिलरी में ऑक्सीजन कम होती है तो वहां से मूव कर जाती है अल्वेलाई से किसमें, कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन। और चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज्यादा होती है कैपिलरी के अंदर, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आता है लंग्स के अंदर थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, तो यहाँ से लंग्स में जाता है और लंग्स से फिर ये यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है तो ये लंग्स में चली जाती है, एल्वेलाई में चली जाती है, क्योंकि बाय द हेल्प ऑफ सिंपल डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। बुक है टॉर्टोरा, पेज नंबर 890। यहाँ पे भी यही मेंशन है बात, एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वेलाई ऑफ द लंग्स एंड द ब्लड इन द पल्मोनरी कैपिलरी या रेस्पिरेटरी कैपिलरी अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन सिंपल स्क्वामस सेल से बनी हुई है, किसकी, कैपिलरीज की। इसमें जो है ब्लड पल्मोनरी कैपिलरी को ऑक्सीजन मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो वापस चली जाती है, कहाँ चली जाती है, लंग्स में। Whereas internal respiration occur at the level of tissue या cells. फॉर एग्जाम्पल ये ब्लड कैपिलरी है जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन से जा रही है। अब यहाँ पे ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो ज्यादा होती है क्योंकि लंग से आ रहे हैं ये ब्लड, और यहाँ जो टिश्यूज हैं, टिश्यू के पास बहुत कम होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होता है क्योंकि ये यूज कर चुके होते हैं एटीपी बनाने में अपना, जो होता है इनके पास ऑक्सीजन। तो ये क्योंकि बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन फिर ये ले लेते हैं ऑक्सीजन, और जहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी ऑक्सीजन वहां मूव कर जाएगी वहां से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे ज्यादा है सेल्स में तो ये मूव कर जाएगी कैपिलरी की तरफ। एज यू कैन सी ओवर हेयर कि यहाँ पे जो है सेल्स हैं और यहाँ पे इनकी कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो यहाँ पे जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस अगर बिटवीन सिस्टमिक कैपिलरी एंड टिश्यू। सही है, सिस्टमिक कैपिलरी है ये यहाँ पे और टिश्यू के दरमियान गैस एक्सचेंज हो रहा है। एडिशनल इसमें जो स्टेप होता है वो है फॉर्मेशन ऑफ एटीपी, जिसमें ऑलरेडी जो ग्लूकोज मौजूद होती है सेल्स के अंदर वो ऑक्सीजन को यूटिलाइज करके एटीपी बनाते हैं और एज ए वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करते हैं जो कि शामिल हो जाता है ब्लड के अंदर वापस सिस्टमिक कैपिलरीज में, और ये CO2 वापस चला जाता है हार्ट और वहां से लंग्स में, और लंग से फिर ये इसी तरह से वापस आ जाता है सिस्टमिक कैपिलरीज में। यहाँ पे भी यही बात लिखी हुई है, टॉर्टोरा में भी इंटरनल रेस्पिरेशन जो है के बारे में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है सिस्टमिक कैपिलरी और टिश्यू के दरमियान। एडिशनल स्टेप एटीपी फॉर्मेशन का होता है जिसमें ऑक्सीजन गेन करते हैं टिश्यू या सेल्स और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लूज करते हैं, रिलीज करते हैं। तो इसके अंदर डिफ्यूजन हो रही है ऑक्सीजन की ब्लड से टिश्यू में, एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन
न्यूट्रिएंट्स का जिसके बदले में जो है वेस्ट प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो रहे हैं एंजाइमेटिक रिएक्शन से। एंजाइमेटिक ब्रेकडाउन होता है न्यूट्रिएंट्स जैसे कि ग्लूकोज का। सही है। तो ग्लूकोज जो है वो टूटेगी तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करते हैं। अच्छा, एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है एटीपी की फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाती है वापस कैपिलरीज के अंदर। ठीक है, सिस्टमिक कैपिलरीज में। याद रख लीजिएगा कि यहाँ पे सिस्टमिक कैपिलरी है और वहां पे पल्मोनरी कैपिलरी है एक्सटर्नल में। तो अब बात करते हैं ब्रीदिंग और वेंटिलेशन की। जब मैंने आपको फेजेस ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ाया था, एक्सटर्नल और इंटरनल रेस्पिरेशन, यहाँ पे एक बात मेंशन थी, दीज आर प्रिसीडेड बाय ब्रीदिंग और वेंटिलेशन, जो कि एक ही चीज है। तो ब्रीदिंग और वेंटिलेशन जो है ये सबसे पहला स्टेप है। तो अकॉर्डिंग टू टर्टोरा, जो पल्मोनरी वेंटिलेशन है या इसे ब्रीदिंग भी कह सकते हैं आप, ये सबसे पहला स्टेप है गैस एक्सचेंज के अंदर। रेस्पिरेशन के 3 बेसिक स्टेप हैं, पल्मोनरी वेंटिलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो पल्मोनरी है और इंटरनल जो है वो टिश्यू है। यहाँ पे क्या है, पल्मोनरी वेंटिलेशन जो है या ब्रीदिंग, वो इसे कहते हैं इनहेलेशन और एक्सहेलेशन होता है। सिंपल मतलब सांस लेना अंदर और हवा का बाहर निकालना, हवा का अंदर लेना और बाहर निकालना। और यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एयर होती है बिटवीन एटमॉस्फेयर, ठीक है, और एल्वलाई। एल्वलाई लंग्स में जो मौजूद है, सिर्फ इसको कहते हैं। और ये कैसे होता है वो अब देखते हैं। एक तो पहली बात ये है, ये एक मैकेनिकल प्रोसेस है जिसमें हम हवा अंदर लेते हैं अपने लंग्स के अंदर और बाहर निकालते हैं हवा को ही। यहाँ पे जो वाटर लिखा है ये वाटर नहीं है, ये सिर्फ एनिमल्स के लिए था, जैसे कि फिशेस होती हैं। तो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ एयर हो रही है आपके लंग्स या रेस्पिरेटरी ऑर्गन और सराउंडिंग एनवायरनमेंट, ये आपने याद रखना है। एक्सचेंज किन के दरमियान हो रहा है? एक्सचेंज यहाँ पे हो रहा है रेस्पिरेटरी ऑर्गन और सराउंडिंग एनवायरनमेंट। हमारा जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इट इज डिवाइडेड स्ट्रक्चरली इनटू 2 जोन्स। पहला है कंडक्टिंग जोन, एक और है रेस्पिरेटरी जोन। तो रेस्पिरेटरी जोन वो है जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं जहाँ पे, और कंडक्टिंग जोन वो है जहाँ पे एयर जो है वो कंडक्ट होती है रेस्पिरेटरी जोन तक, यानी कि एल्वेलाई तक, या जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रही होती हैं। तो कंडक्टिंग जोन जो है वो एक तरह से पैसेज की तरह काम करता है। सिर्फ ये कंडक्ट ही नहीं करता, ये आपकी जो हवा आती है रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर उसको वार्म करता है, फिल्टर, मॉइस्ट और ह्यूमिडिफाई, ये सब करता है। तो कंडक्टिंग जोन जो है, यहाँ पे एयर सिर्फ मतलब इस एरिया जो पैसेज बना हुआ है जहां से एयर ट्रैवल करके रेस्पिरेटरी जोन तक पहुंचती है, यहाँ जहां एक्सचेंज हो रहा है गैसेस, तो यहाँ कंडक्ट करना ही नहीं है इसका काम। ये फिल्टर भी करती है एयर को, वार्म भी करती है, मॉइस्ट भी करती है, या मॉइस्ट करना या फिर ह्यूमिडिफिकेशन या ह्यूमिडिफाई करना एक ही बात होती है। क्योंकि मॉइस्ट अगर होगी एयर तो वो आपके मेम्ब्रेन, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन को जो है नुकसान नहीं पहुंचाएगी। आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक की जो लाइनिंग है वो मॉइस्ट है, उसमें मेम्ब्रेन है, एपिथेलियम लाइनिंग है पूरी सिंपल कॉलमनर की। और जहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रहा है अल्वेलाई, वहाँ पे सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम है। और वार्म आपके बॉडी टेम्परेचर में आके जो है वो वार्म हो ही जाती है जब आप इनहेल करते हैं कोल्ड एरिया में। तो जब एयर अंदर जाती है तो इट बेसिकली गेट वार्म्स अप। तो बच्चों स्ट्रक्चरली आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक है अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम और एक है लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ हमने बात की थी रेस्पिरेटरी सिस्टम 2 हिस्सों में डिवाइड है, कंडक्टिंग और रेस्पिरेटरी जोन। अब इन दोनों एरियाज के अंदर अपर और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक शामिल है। रेस्पिरेटरी जोन में अपर नहीं है, सिर्फ लोअर है। कंडक्टिंग जोन में अपर एंड लोअर दोनों है।
अपर में क्या क्या होता है? नोज, फेरिंग्स एंड एसोसिएटेड स्ट्रक्चर। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर है लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई और लंग्स। इसमें से जो कंडक्टिंग जोन है वो है ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकस, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और रेस्पिरेटरी जोन है स्पेसिफिकली एल्वियोलर सैक, एल्वियोलस, टर्मिनल और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स की जहां तक बात है ये आगे हम मजीद डिस्कस करेंगे डिटेल में। यहाँ तक जो आपने समझने के लिए आपके काफी है कि ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकस और ब्रोंक्यूल्स ये सारा पार्ट जो है कंडक्टिंग जोन है, कंडक्ट करता है एयर को। जबकि सिर्फ एल्वुलाई, एल्वियोलर सैक, एल्वियोलस, एल्वियोलस सिंगल है, एल्विलाई बहुत सारे हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल जहां पे ब्रोंक्यूल पहले आता है ब्रोंकस। देखिए ये पूरा ब्रोंकस है। इनके अंदर जो आईओएलई का मैंने आपको पहले भी समझाया था कि आईओएलई कहीं भी एनाटॉमी में लिखा हुआ है ओएलई एंड में, ओएलई, तो ये है स्मॉलर स्ट्रक्चर। जैसे कि आप पढ़ते हैं वेन्यूल, जैसे पढ़ते हैं आर्टीरियोल, इसी तरह है ब्रोंकियोल। तो दे आर माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, which is going into the alveolar sac, also called as alveoli। अच्छा, स्ट्रक्चरली बच्चों ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक जो है इस तरह मैंने डिवाइड कर दिया है। ये पार्ट पूरा का पूरा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आ रहा है, जिसके अंदर आपका नॉस्ट्रल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल आ जाते हैं, फिर इंटरनल नॉस्ट्रल है, ये नेजल कैविटी आ गई है, फेरेंक्स है। फेरेंक्स यहाँ पे शो नहीं हो रहा लेकिन आपने पढ़ा होगा पिछले सेमेस्टर में। फेरेंक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, जो कि है फिर नोज से जो जुड़ा हुआ होता है पार्ट वो नेजोफेरेंक्स होता है। जो ओरल कैविटी से पार्ट जुड़ा होता है फेरेंक्स का वो ओरोफेरेंक्स होता है। और जो लैरिंक्स से जुड़ा होता है पार्ट, लैरिंक्स जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, वहां यहाँ लैरिंजोफेरेंक्स आता है। तो लैरिंजोफेरेंक्स के बाद यहाँ लैरिंक्स आता है। लैरिंक्स की जो इनिशियल पार्ट होता है ये ग्लॉटिस होता है, और होता क्या है यही इसके बराबर में फेरेंक्स जा रही होती है। फेरेंक्स जब ये जा रही होती है तो जब कोई भी खाना खाते हैं तो एपिग्लॉटिस, इट इज द एपिग्लॉटिस इज लाइक अ लिड और कवरिंग, जो कि लैरिंक्स को कवर कर देता है और ये ओपन हो जाता है आपका फेरेंक्स। इसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर जो है वो लैरिंक्स आ जाता है, और उसके बाद है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है इट इज अ पाइप विच हैज सी शेप रिंग, हाफ सी शेप, सी जैसे पूरा राउंड नहीं होता, आधा खुला हुआ होता है हिस्सा। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है, जब आप सांस लेते हैं, और ये कोलैप्स नहीं होने देता है इस ट्यूब को, जो आपकी ये पूरी ट्यूब है एयर सांस लेने के लिए, फॉर द इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। अब ये ब्रोंकस आ गए हैं आपके लेफ्ट और राइट। यहाँ पे मेडियास्टाइनम है, और ये जो आपको एक थोड़ा सा एक कर्व नजर आ रहा है लेफ्ट लंग में, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हार्ट, ठीक है। As you know, the apex of the heart is located on the left side. तो इस वजह से यहाँ पे जो है ये कर्व आया हुआ है लेफ्ट लंग में। और ब्रोंकस जो है ये फर्दर ट्री लाइक स्ट्रक्चर में डिवाइड हो रहा है, जिसे हम ब्रोंकियोल्स का नाम दे रहे हैं। दिस इज माइक्रोस्कोपिक एंड वेरी माइन्यूट ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर। और ये जो ब्रोंक्यूल हैं ये डिवाइड होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंक्यूल में। इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल ओवरऑल। एंड का जो पार्ट है इसे टर्मिनल ब्रोंक्यूल कहते हैं, और यहाँ पे जो है एल्वियोलस या एल्वियोलर सैक प्रेजेंट होते हैं, जहां पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस या रेस्पिरेटरी जोन का नाम हम दे सकते हैं। बाकी जितना पार्ट है वो कंडक्टिंग जोन में आ जाता है। So now the conducting zone consists of series of interconnecting cavities, जैसे मैंने आपको बताया था tubes and cavities मौजूद हैं both outside and inside of the lungs. This include, सिर्फ conducting zone की बात कर रहे हैं,
नोज है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अच्छा, जो ब्रोंक्यूल्स है ना, ये दोनों में आ रही हैं, कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन में आ रही हैं। रेस्पिरेटरी जोन जो है, यहाँ पे टिश्यूज होते हैं जो गैस एक्सचेंज कराते हैं, इनमें रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हैं, यानी कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी ब्रोंक्यूल्स, और इसमें टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स भी आती हैं। Tertiary bronchioles are also known as terminal bronchioles, alveolar duct, alveolar sac और alveoli। ये जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है, इनके अंदर स्पेशलाइज सेल होते हैं जो कि गैस एक्सचेंज कराते हैं। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्रोंक्यूल्स कैसे आ गई हैं जहां रेस्पिरेटरी जोन के अंदर, तो इनके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के अंदर स्पेशलाइज सेल होते हैं जो कि गैस एक्सचेंज कराते हैं। ये क्लैरा सेल्स हैं और ये सरफेक्टेंट बनाते हैं। सरफेक्टेंट जो है आपको पता है सरफेस एरिया इंक्रीज कराता है। पल्मोनरी सरफेक्टेंट क्या होते हैं? सरफेक्टेंट जो है वो मिक्सचर है फॉस्फोलिपिड्स का, जो हम लेसिथिन कहते हैं जिन्हें, और लाइपोप्रोटीन्स का। इनका काम क्या होता है? सरफेस टेंशन कम करते हैं ये एल्वेलाई में। एल्वेलाई में सरफेस टेंशन रिड्यूस करते हैं, जिससे एल्वेलाई की कोलैप्स होने की टेंडेंसी बहुत कम हो जाती है। सरफेक्टेंट का नाम देख लीजिए, डाइपैल्मिटॉइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन। तो सरफेस टेंशन यहाँ पे कम होती है, स्पेशली अगर आपको पता हो कि लंग्स जो फॉर्म होते हैं डेवलपमेंटल स्टेज पे फीटस के अंदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो सबसे एंड में होते हैं। तो जो प्री मैच्योर बर्थ्स होती हैं, जो बेबीज प्री मैच्योर बॉर्न होते हैं, उनके अंदर सरफेक्टेंट जो है वो बहुत कम होता है। इस वजह से हम एक्सटर्नली हम उनको देते हैं सरफेक्टेंट। ईएनटी स्पेशलिस्ट जो होते हैं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि किस बीमारी के लिए कौन से डॉक्टर के पास जाना है। तो ईएनटी स्पेशलिस्ट स्पेशली ईयर, नोज एंड थ्रोट, और दे स्पेशलाइज्ड इन द फील्ड ऑफ सर्जरी ओनली, और इन्हें कहते हैं ओटोराइनोलैरिंजियोलॉजी या फिर ओटोराइनोलैरिंजियोलॉजिस्ट कहेंगे आप इन्हें। और अगर बात करेंगे आप स्पेशली लंग्स की, तो दैट एक्सपर्ट इज कॉल्ड पल्मोनोलॉजिस्ट। नोज जो है आपकी वो पार्ट है कंडक्टिंग जोन का, एक्सटर्नल और इंटरनल पोर्शन में डिवाइड है। एक्सटर्नल नोज जो है, जो कि आपको नाक जैसे आपकी नोज विजिबल होती है, और ये इसमें जो बोन है वो कार्टिलेज होती है। और कार्टिलेज कौन सा है? बोन और हाइडन कार्टिलेज इसमें प्रेजेंट होता है। और इट इज कवर्ड बाय स्किन एंड मसल, और म्यूकस मेम्ब्रेन से लाइनिंग की भी होती है। एक्सटर्नल अपीयरेंस बता रही हूँ। तो नेजल कैविटी एक्सटर्नल लेयर्स जो हैं, या आप नॉस्ट्रल भी कह सकते हैं, या फिर उसे एक्सटर्नल लेयर्स भी कह सकते हैं। तो ये अलाउ करते हैं एंट्री या एग्जिट ऑफ एयर। अगर आप एक्सेल कर रहे हैं तो उस अंदर से आपके लंग्स में से जो है एयर बाहर आती है नॉस्ट्रल के थ्रू, और अगर आप जब इनहेल करते हैं तो ज्यादातर एयर जो है आप इनहेल करते हैं नोज से, नॉस्ट्रल से, और माउथ ओरली भी कर सकते हैं, लेकिन आपको करनी चाहिए नोज से, क्योंकि आपको पता है नोज के अंदर जो है वो ह्यूमिडिफाई होती है, फिल्टर होती है एयर। जबकि अगर आप मुंह से सांस लेंगे तो वो फिल्टर नहीं होगी एज सच, और ह्यूमिडिफिकेशन भी नहीं होगी, क्योंकि आपके नोज के अंदर ऐसे स्पेशलाइज स्ट्रक्चर मौजूद हैं जो आपकी एयर जो अंदर आ रही है उसको मॉइस्ट भी करते हैं, वार्म भी करते हैं, और फिल्टर भी करते हैं। नोज जो है वो डिवाइड है राइट और लेफ्ट नेजल चैम्बर से, और नेजल सेप्टम मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ बीच में ये जो नेजल सेप्टम है नजर नहीं आ रहा है, अगर हम इसको लॉन्गिट्यूडनली कट करेंगे तो ये नेजल सेप्टम मौजूद है यहाँ पे। ये जो नेजल चैम्बर है ये रेजोनेटिंग चैम्बर भी कहते हैं इन्हें। और जब आप बात करते हैं तो ये रेजोनेंस प्रोड्यूस होती है। यहाँ पे साउंड प्रोडक्शन में बहुत बड़ा रोल है, इसलिए कुछ लोगों की जो आवाज होती है वो नेजल टच उनमें शामिल होता है ज्यादा। तो रेजोनेंस जो है ये एम्पलीफाई करती है साउंड को और मॉडिफाई करती है, वाइब्रेशन होती है, वाइब्रेशन के थ्रू। कि जो नेजल चैम्बर है, नेजल चैम्बर जो है वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। वेस्टिबुलर नंबर 1 है लोअर वेस्टिबुलर रीजन।
अच्छा, इसका काम क्या होता है कि ये फिल्टर करता है। लोअर वेस्टिबुलर जो है वो सबसे स्टार्टिंग वाला है, जहाँ पे नॉस्ट्रल्स मौजूद है, इस तरफ है। इसका काम है फिल्टर करना, और जो लार्ज पार्टिकल अगर आप इनहेल कर लेते हैं, जैसे डस्ट हो गया या कोई बैक्टीरिया वगैरह, तो ये इंट्रैप कर लेता है। क्योंकि अगर आपने इम्यूनिटी में मैंने आपको पढ़ाया था कि आपकी नेजल फिजिकल बैरियर में स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, तो स्किन तो आपको पता ही है, म्यूकस मेम्ब्रेन जहां जहां भी होती है, आईज में है, नोज में है, माउथ में है, तो आपकी जहां जहां भी म्यूकस मेम्ब्रेन है वहां पे बैक्टीरिया जो है वो इंट्रैप हो जाते हैं, और इम्यूनिटी इस तरह से, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी में पढ़ाया था मैंने आपको। तो इस तरह से एयर यहाँ पे फिल्टर। अच्छा, जो मिडिल रेस्पिरेटरी रीजन है, अगर आप नॉस्ट्रल से थोड़ा और आगे जाते हैं तो ये पिंकिश कलर का होता है, और इसके अंदर वेसल्स आ जाती हैं। अब जो वेस्टिबुलर था उसके अंदर वेसल्स नहीं थी लोअर पार्ट में, तो मिडिल पार्ट के अंदर जो है वेसल्स आ गई हैं, इसीलिए ये पिंकिश है और रेडिश इन कलर है। इसके अंदर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बिल्कुल मौजूद है। रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में, कितनी लेयर्स होती हैं, इसकी 4 लेयर होती हैं। बस आपने याद रखना है कि इसका काम है वार्म करना एयर को। पहले था वेस्टिबुलर का काम फिल्टर करना, इसका काम है वार्म करना। जो अपर ओलाफैक्टरी रीजन है, ओलाफैक्टरी नर्व अगर आपने पढ़ी है, सेंस ऑफ स्मेल से ताल्लुक है उसका, तो इसका भी सेंस ऑफ स्मेल से ही ताल्लुक है। ये अपर जोन है, अपर पार्ट है किसका, आपकी नोज का। और यहाँ ओलाफैक्टरी मेम्ब्रेन है जो ब्राउनिश और येलो कलर होता है उसका। यहाँ पे म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड्स हैं जिनका नाम है बोमेंस ग्लैंड, और इसमें ओलाफैक्टरी रिसेप्टर सेल्स मौजूद हैं। और ये दे आर बायपोलर, मॉडिफाइड बायपोलर न्यूरॉन्स हैं, ये जो रिसेप्टर्स हैं, ओलाफैक्टरी रिसेप्टर सेल्स। तो फेरिंक्स जो है वो फनल शेप ट्यूब है, 13 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और ये स्टार्ट होती है इंटरनल लेयर से। जैसे कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये नेजल कैविटी है, ये इंटरनल लेयर्स हैं। इसके बैक साइड पे इधर यहाँ पे इंटरनल लेयर्स होते हैं, ये देख सकते हैं आप, ये इंटरनल लेयर्स हैं यहाँ। इंटरनल लेयर्स के साथ जो है ये फेरिंक्स शुरू होती है, और ये क्रिकॉइड कार्टिलेज तक जाती है। इसके आगे क्रिकॉइड कार्टिलेज है। इस ये जो बनी हुई होती है फेरिंक्स, स्केलेटल मसल्स और लाइनिंग इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन की होती है। इस और ये जो है जब स्केलेटल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो ये swallow करने में मदद करती है। तो फेरिंक्स का काम swallow करने में हेल्प करना होता है, जिसे हम swallow करने को कहते हैं डेग्लूटिशन। तो ये जो इसका काम है, ये पैसेज है खाना और हवा के लिए, दोनों के लिए है। और एक तरह से रेजोनेटिंग चैम्बर प्रोवाइड करता है, जो मॉडिफाइड करता है स्पीच को और एम्पलीफाई करता है साउंड को और स्पीच साउंड्स को। और यहाँ पे टॉन्सिल्स भी होते हैं प्रेजेंट, फेरिंक्स जहाँ पे होती है, और 3 हिस्सों में डिवाइड होती है। वो है नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंजोफेरिंक्स, जो लैरिंक्स से पार्ट जुड़ा हुआ है। ओरोफेरिंक्स जो है वो ओरल कैविटी से जुड़ा हुआ है, और नेजोफेरिंक्स जो है वो आपकी नोज से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं फेरिंक्स को स्पेसिफिकली, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंजोफेरिंक्स। जस्ट बिफोर द लैरिंक्स, तो ये लैरिंजोफेरिंक्स पार्ट है। ट्रैकिया है, एपिग्लॉटिस आपको पता है स्टार्टिंग पॉइंट होता है लैरिंक्स का, और यूव्यूला होता है जो कि आप खाना जब खाते हैं या पानी पीते हैं तो वापस नोज में ना चला जाए या नेजोफेरिंक्स में ना चला जाए, तो ये धकेलता है नीचे एक तरह से फेरिंक्स की तरफ जब आप मुंह खाना खाते हैं। ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल्स या नेयर्स भी कहते हैं, नेजल कैविटी मौजूद है। यहाँ पे आ गई आपकी लेरिंजोफेरिंक्स, फिर ये आपका ग्लॉटिस आता है विच इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ द लेरिंग्स, और एपिग्लॉटिस जो है वो कवरिंग है। और ये जब आप खाना खाते हैं तो फेरिंक्स, लेरिंग्स के ऊपर ये आ जाता है एपिग्लॉटिस, जिससे फूड पार्टिकल्स जो हैं वो आपके एयरवे में नहीं जाते। और उसके बाद है लेरिंग्स और ट्रैकिया। तो लेरिंग्स जो है वो जोड़ रहा है लेरिंजोफेरिंक्स को ट्रैकिया से,
अच्छा, इसकी लोकेशन देख लें, C4 से C6 है ये। सर्वाइकल वर्टिब्रा आपके मतलब स्पाइनल कॉलम जो है आपके वर्टिब्रल कॉलम पे, जो इसकी लोकेशन है वो C4 टू C6 सर्वाइकल वर्टिब्रा। जो लेरिंग्स है इसमें जो एपिथेलियम बनी हुई है वो है सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, और इसके अंदर सिलिएटेड कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट होते हैं, गॉबलेट सेल और बेसल सेल्स पाए जाते हैं। म्यूकस जो गॉबलेट सेल्स जो हैं वो म्यूकस रिलीज करते हैं, तो म्यूकस प्रोड्यूस्ड बाय गॉबलेट सेल हेल्प ट्रैप डस्ट, तो ये डस्ट को ट्रैप करते हैं, और जो कि अपर रेस्पिरेटरी मतलब अपर पैसेजेस का मतलब है, अब आपके नॉस्ट्रल से आपने जो एयर इनहेल कर रहे हैं, अगर वो आपके नोज से होती हुई आपके नेजोफेरिंग्स ओरोलेरिंजो और वहां से होती हुई ट्रैकिया में आ गई है और उसमें कोई डस्ट पार्टिकल है, तो यहाँ पे ट्रैप हो जाएगा वो। सही है, तो ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई पार्टिकल डस्ट पार्टिकल जो है वो आपके डायरेक्ट एल्वेलाई में चला जाए। देयर आर मैनी स्टेजेस जहाँ पे वो ट्रैप हो सकता है, जैसे गॉबलेट सेल्स मौजूद हैं, म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं लैरिंग्स के अंदर। अच्छा, जो सीलिया होते हैं आपके नॉस्ट्रल्स में फॉर एग्जांपल, वो मूव करते हैं म्यूकस को और ट्रैप्ड पार्टिकल को फेरेंक्स की तरफ। और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो सीलियां हैं वो भी फेरेंक्स की तरफ। इन शॉर्ट ये फेरेंक्स की तरफ जो है म्यूकस और पार्टिकल्स जो ट्रैप हुए हुए होते हैं वो यहाँ से मूव कर रहे होते हैं, तो सीलिया जो है वो हेल्प करते हैं पार्टिकल्स, ट्रैप्ड पार्टिकल और म्यूकस को, कि वो जो है मूव कर सकें फेरेंक्स की तरफ। लैरिंक्स में जो है थायराइड कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, जिसे हम एडम्स एपल कहते हैं, और मेल्स के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है बिकॉज ऑफ सेकेंडरी सेक्स ग्रोथ हार्मोन्स की जो इन्फ्लुएंस है उस वजह से। और एडम्स एपल जो है उसे थायराइड कार्टिलेज जो है उसे कहते हैं, और ये बनता कैसे है, ये बनता है हाइलन कार्टिलेज के फ्यूज होने से, हाइलन कार्टिलेज। और ये दोनों मेल्स और फीमेल्स दोनों में होता है, लेकिन मेल्स में इसकी ये ज्यादा होता है, लार्ज। एपिग्लोटिस जो है वो लीफ शेप इलास्टिक कार्टिलेज है, और आपको पता है ये, तो एपिग्लोटिस इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर इलास्टिक कार्टिलेज से बना हुआ है। जब आप कोई फूड लेते हैं, व्हेन यू इंजेस्ट एनीथिंग, तो फेरेंक्स जो है वो एलिवेट हो जाती है और वाइड हो जाती है, और ये जो एलिवेशन है लैरिंग्स, एलिवेशन लैरिंग्स की भी हो जाती है और फेरिंग्स की भी हो जाती है। अगर लैरिंग्स की होती है जब, तो एपिग्लोटिस जो है वो लिड बना लेता है, लिड मतलब एक तरह से एपिग्लोटिस इज लाइक का लिड, कवर कवर, और ये ग्लोटिस को कवर कर देता है कि वो एयरवे में ना जाए आपका फूड। वोकल कॉर्ड्स जो है वो स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, फोल्डिंग्स हैं म्यूकस मेम्ब्रेन की, लैरिंग्स के अंदर होते हैं वोकल कॉर्ड्स। इनके अंदर ये जैसे आपको स्पेस नजर आ रही है, तो इसको रीमा ग्लोटाइडस कहते हैं, ये वाइब्रेट होते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होती है लैरिंग्स में। जैसे कि आप देख रहे हैं थायराइड और क्रिकॉइड कार्टिलेज दोनों लैरिंग्स का पार्ट है। इसके बाद आता है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है वो रिंग इस मतलब विंड पाइप कहते हैं, और ये जो एक पाइप है इसके ऊपर सी शेप रिंग्स बने हुए होते हैं, ये इसकी पहचान है। ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, पैसेज वे है हवा के जाने मतलब एक्सलेशन और इनहेलेशन के लिए, और ये एंटीरियर टू एसोफेगस के आगे लोकेटेड है, इसके पीछे एसोफेगस होती है। लेरिंक्स से आगे जो है ये एक्सटेंड हो रहा है, कहाँ तक हो रहा है, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, तो ये फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा तक एक्सटेंड होता है, और आगे एक्सटेंड होने के बाद ये राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाता है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं दरख्त की फॉर्म में ये जो है ब्रोंक्यूल्स हैं। आपकी जो ट्रैकिया है वो भी लैरिंक्स की तरह सूडो स्ट्रेटिफाइड सीडेड कॉलमनर एपिथेलियम से बनी हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ज़रूरी नहीं है आए भी, लेकिन बट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं भी किसी भी एग्जाम में आता है। सी शेप 6 से 20 इसके अंदर इलास्टिक के रिंग्स होती हैं,
इस तरह की बनी हुई होती हैं ट्रांसवर्स प्लेन है ये तो सी शेप रिंग बनी हुई होती हैं 20 के अराउंड नंबर में। और ये एक तरह से ये जो रिंग्स बनी हुई हैं सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं ताकि ट्रैकिया ना बिल्कुल बंद ना हो, कोलैप्स ना हो। और आपको ये इत्तला के लिए जब कोई किसी को लैरिंग्स लंग फेलियर जब होता है तो लैरिंजोस्कोपी हम करते हैं, लैरिंग्स डाल के देखते हैं कि कोई प्रॉब्लम है अंदर, तो लैरिंग्स जो है कोलैप्स नहीं होती इन्हीं रिंग्स की वजह से। और ट्रैकिया जो है वो बिल्कुल अगर बंद इसलिए नहीं होती ताकि एयरवे जो है वो बराबर चला जाए। एयर जो है वो ब्रोंकस के अंदर और अल्वेलाई में बराबर जाए। तो ट्रैकिया जो है ये डिवाइड हो रहा है, जैसे आप ये देख रहे हैं, राइट प्राइमरी ब्रोंकस और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस के में। और राइट प्राइमरी ब्रोंकस में अगर डिवाइड होता है तो ये हिस्सा लंग में चला जाता है, राइट लंग में। लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस में जब डिवाइड होता है ट्रैकिया तो ये लेफ्ट लंग में चला जाता है हिस्सा। राइट प्राइमरी ब्रोंकस जो है जैसे आप ये देख रहे हैं ये ज़्यादा वर्टिकल है और ये थोड़ा छोटा है, तो ये शॉर्ट है और वाइड है। और ये इतना वर्टिकल नहीं है, ये कर्व्ड है। प्राइमरी ब्रोंकस जो हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, ब्रोंकाई इज प्लूरल, ब्रोंकस इज सिंगुलर। इसके अंदर भी इनकम्प्लीट सी शेप रिंग्स होते हैं कार्टिलेज के। कौन सा कार्टिलेज है मैंने आपको पढ़ाया था, ये है हाइलैंड कार्टिलेज से बने हुए रिंग्स जो है ट्रैकिया के। तो हाइलैंड कार्टिलेज से बने हुए और सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, यही एपिथेलियम जो है आपके लैरिंग्स में है, यही ट्रैकिया में है। कार्टिलेज जो है वो आपके नोज में भी है, ट्रैकिया में भी है, हाइलैंड लैरिंग्स में भी है। और लैरिंग्स में कौन कौन से हैं, लैरिंग्स के अंदर क्रिकॉइड एंड हाइलैंड कार्टिलेज। जिस पॉइंट पे ट्रैकिया प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो रहा है लेफ्ट और राइट में, इस पॉइंट को कहते हैं कैरिना। मतलब जिस पॉइंट पर लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो रहा है ट्रैकिया, उसे कैरिना कहते हैं। आपका ट्रैकिया, ब्रोंका एंड ब्रोंक्यूल्स। ट्रैकिया, ब्रोंकस लेफ्ट और प्राइमरी ब्रोंकस में डिवाइड हो जाता है, लेफ्ट और राइट। ये जो प्राइमरी ब्रोंकस है, सेकेंडरी ब्रोंकस आगे जाके एक्सटेंड होता है और मजीद आगे जाके टर्शरी ब्रोंकाई में या ब्रोंकस में एक्सटेंड होता है ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये जो टर्शरी ब्रोंकस या ब्रोंकाई हैं, अब ये मजीद स्मॉलर ब्रोंकाई बन जाती हैं, उसमें डिवाइड हो जाती हैं। ये जो स्मॉलर ब्रोंकाई हैं, नाउ दे एक्सटेंड इनटू ब्रोंकायोल्स। तो ब्रोंकायोल्स जो है वो स्मॉलर ब्रोंकाई की एक्सटेंशन है। ब्रोंकायोल्स जो हैं वो एक्सटेंड होती हैं टर्मिनल और रेस्पिरेटरी ब्रोंकायोल में। और जो ये आपकी टर्मिनल और रेस्पिरेटरी ब्रोंकायोल हैं, ये एंड हो रही हैं एल्वेलाई पर, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स टेक प्लेस। तो एल्वेलाई पल्मोनरी लोब्यूल में, या इसे आप कहते हैं ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट, इस तरह से याद रखेंगे। तो टर्मिनल ब्रोंकायोल और रेस्पिरेटरी ब्रोंकायोल जो हैं, ये ब्रोंकायोल्स स्मॉलर ब्रोंकाई के बाद एक्सटेंड हो रही हैं, इस तरह याद रखना है। कैरिना के बारे में ये पॉइंट है कि कैरिना जो है वो एक पॉइंट है ऐसा जहाँ पे ट्रैकिया डिवाइड हो रहा है राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई के अंदर। और एक इंटरनल रिज, मतलब ये एक जहाँ पे लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंका में डिवीजन हो रही है, उस पॉइंट को कहते हैं कैरिना। इसकी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है पूरे लैरिंक्स और ट्रैकिया के अंदर। और यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल जाता है तो फौरन से आपको कफ प्रोड्यूस होती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेम्बर।